नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। आप सारे बच्चे फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, वॉइस सही है सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ यहाँ पे। लिटरेचर का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लेंगे। यानी 10 आउट ऑफ 10 आपका लिटरेचर में आना चाहिए। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लिटरेचर के हैं और 10 के 10 सही होने चाहिए। The very first question is R.L. Somers is character in D.H. Lawrence। अब D.H. लॉरेंस साहब का आप नाम जानते हैं। D.H. लॉरेंस की बात कर रहे हैं, कई बार हमने पढ़ रखा है। डेविड हॉवर्ड लॉरेंस, कई बार आपको बता चुका हूं। ये सब तो बिल्कुल माइंड में लॉक हो जाना चाहिए। आर्यन सिंह यादव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। R.L. सॉमर्स एक फिक्शनल कैरेक्टर है टी.एच. लॉरेंस के एक नॉवेल में, ये यहां बोला गया है। अब वो नॉवेल कौन सा है? द प्लांट सरपेंट नहीं, यहां पर प्लांट आपका टाइपिंग एरर है। प्लूम्ड, P-L-U-M-E-D, द प्लूम्ड सरपेंट है। सन्स एंड लवर्स एंड कंगारू, ये जो आप देख रहे हैं द प्लम्ड सरपेंट, कंगारू या सन्स एंड लवर्स, इस तीनों के राइटर आपके टी.एच. लॉरेंस साहब हैं। आपको मालूम होना चाहिए, टी.एच. लॉरेंस साहब हैं। अब इसका पब्लिशिंग ईयर जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर कंगारू की बात करें, कंगारू कब पब्लिश हुआ? 1923 में। सन्स एंड लवर्स कई बार आपको बता चुके हैं 19, बोलो भैया 19 कब? 15 या 13? आई थिंक 1915 की बात करेंगे। और द प्लूम्ड सरपेंट की बात करेंगे, ये पब्लिश हुआ है 1926 में। कल हमने डी.एच. लॉरेंस के और भी नॉवेल्स के बारे में पढ़ा, जैसे कल एक नॉवेल पढ़े थे हम इसी टाइम में, ट्रेसपाशर। ट्रेसपाशर की बात करेंगे, कब पब्लिश हुआ था? 1912 में। 1912 में। ये सब आपको जानना सुनना है। और भी ढेर सारे नॉवेल्स हैं डी.एच. लॉरेंस साहब के, ये तीनों नॉवेल्स हैं। और इसमें एक कैरेक्टर है R.L. सॉमर्स। भैया ये किस कैरेक्टर इस नॉवेल में है? द प्लूम्ड सरपेंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सी आंसर बोल रहे, ए आंसर होना चाहिए, सी नहीं ए। सन्स एंड लवर्स 1913 ना, मुझे भी लग रहा था 15 लिखा गया है, बिल्कुल 1913। बिकॉज इसके पहले आया था आपका ट्रेसपासर्स, बिल्कुल 1913 होगा, 1915 नहीं होगा। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, पॉल मॉरेल अपीयर्स इन। ये जो पॉल मॉरेल नाम आप देख रहे हैं, ये भी एक कैरेक्टर ही है। हर एक वर्क का अपना ना कुछ कैरेक्टर होता है, फिक्शनल कैरेक्टर जो भी बोलिए आप। पॉल मॉरेल अपीयर्स इन यानी किस नॉवेल में दिखता है? डी.एच. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स। अभी आपने पढ़ा कि सन्स एंड लवर्स एक नॉवेल है डी.एच. लॉरेंस साहब का। क्लियर? रानी कुमारी नमस्कार, नमस्ते। जेम्स जॉयस डबलिनर्स, कल हमने जेम्स जॉयस के एक नॉवेल के बारे में पढ़ा था, यूलिसिस, ULYSS। यूलिसिस नॉवेल के बारे में कल हम पढ़े थे, जेम्स जॉयस, जिसका पब्लिशिंग ईयर है 1922। और यहीं से एक डाउट जनरेट होता, उस डाउट को हमने क्लियर किया था कि यूलिसिस यहां पे नॉवेल है। अगर यूलिसिस पोएम की बात करेंगे तो फिर हमारे जो पोएट हो जाते हैं वो हो जाते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपको बताया गया था। और यूलिसिस पब्लिश कब हुआ था? अगर पोएम की बात करेंगे तो इसका पब्लिशिंग ईयर कल हम बताए थे, आज आपको बताना है यूलिसिस पोएम जिसके राइटर हुए आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये पब्लिश कब हुआ, इसका पब्लिशिंग ईयर ये आप बताओगे। और यूलिसिस एक नॉवेल है जिसके राइटर हैं जेम्स जॉयस, जो 1922 में पब्लिश हुआ। और यहां पर जेम्स जॉयस का डबलिनर्स है जो कि आपका 1924 में पब्लिश हुआ, ये एक और नॉवेल है। और जेम्स जॉयस का मैंने आपको फुल नेम कल बताया था, ये आपको बताना चाहिए, क्या फुल नेम है इनका? तो जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस, ये इनका फुल नेम है। इसके बारे में कल आपको जानकारी मिली थी। आप ऑफलाइन टेस्ट देते हो? अच्छा, आप लोग बात कर रहे हैं आपस में, इधर फोकस कीजिएगा प्लीज। सद्दाम साहब का कमेंट है। वर्जीनिया उल्फ के बारे में भी आप जानते हैं, और इनकी एक नॉवेल है मिसेज डैलोवी।
और मिसेज डैलोवी पब्लिश हुई है 1925 में। क्लियर है मामला। और वर्जीनिया उल्फ के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। आइए वर्जीनिया उल्फ के सबसे पहले फुल नेम की बात करें तो एडलिन, ADELIN, एडलिन वर्जीनिया उल्फ, एडलिन वर्जीनिया उल्फ, या कई बार उल्फ के जगह पे स्टीफेन वर्ड भी देखने को मिल जाता है। एडलिन वर्जीनिया उल्फ या एडलिन वर्जीनिया स्टीफेन। वर्जीनिया उल्फ का नाम जब भी आप लेते हैं आपको एक नैरेटिव डिवाइस याद आना चाहिए, जिसको ये पायोनियर की यानी बहुत आगे लेके गई नैरेटिव डिवाइस, और उस नैरेटिव डिवाइस का नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको पायोनियर करने का काम यानी आगे ले जाने का काम वर्जीनिया उल्फ ने किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि नैरेटिव डिवाइस है, इसका सबसे पहले यानी फर्स्ट यूज जो किया गया था वो किया गया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के द्वारा, है ना। जरूर ये सब आप गूगल पे पढ़ें, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन फिलोसोफर हैं। विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर माना जाता है किनको? विलियम जेम्स को। क्लियर है मामला। तो वर्जीनिया उल्फ से ये सारे डाउट्स निकले। अब आपको यहां घिसा पीटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आपको याद करना है। मैंने आपको पूछा था कि पोयम, अगर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोयम, यूलिसिस पोयम की बात करेंगे तो राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, और यूलिसिस एक नॉवेल है जिसको लिखने का काम जेम्स जॉयस ने किया, जिसे 1922 में पब्लिश किया गया। अगर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोयम की बात करेंगे तो ये पब्लिश कब हुआ ये आपको बताना था। किसी ने नहीं बताया सर? ये लिटरेचर सीबीएसई हर एक एग्जाम के लिए है। यूलिसिस 1922 वो तो हो गया नॉवेल। पोयम के बारे में बात किया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कब? हाँ 1842। भैया बोलना होता है जब पूछ रहे हो तो। अब आइए, ये पब्लिश हुआ आपको 1842 में। तो अगर आप पोयम की बात करेंगे यूलिसिस तो 1842 में, लिख के कंप्लीट किया गया था 1833 में, और नॉवेल 1922 जेम्स जॉयस। कंफ्यूज आपको कभी भी नहीं होना है। सर ये टेस्ट कब होता है ऑफलाइन में? 8 to 8:30 मॉर्निंग, 8 से 8:30 के बीच में। सैदपुर मोड़, भिकना पहाड़ी, पटना हमारा सेंटर है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पे होता है सदाब जी। और 11 से 12 में इसका डिस्कशन हम लोग डेली करते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। आंसर इसका हो जाएगा कि पॉल मॉरेल जो कैरेक्टर है वो डीएच लॉरेंस साहब के सन्स एंड लवर्स नॉवेल से लिया गया है। आगे आ जाओ। मिरियम हेंडरसन, ये भी एक कैरेक्टर है। आज मैंने फिक्शनल कैरेक्टर पे बेस्ड ही क्वेश्चंस दिए हैं। मिरियम हेंडरसन इज अ कैरेक्टर इन डोरोथी रिचर्डसन्स द पेंटेड रूफ। द पेंटेड रूफ नहीं है, द पॉइंटेड रूफ है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। द पॉइंटेड रूफ एक वर्क है किनका? डोरोथी रिचर्डसन का। अब इसका बताना है आपको पब्लिशिंग ईयर, और मैं जो भी आपसे पूछ रहा हूं आपको बताना पड़ेगा, है ना। चलिए, द पॉइंटेड रूफ का पब्लिशिंग ईयर ये आप बताएंगे, जिसके राइटर है आपके डोरोथी रिचर्डसन। क्या ये जेम्स जॉयस यूलिसिस? अभी जब आपने पढ़ा जेम्स जॉयस का कंप्लीट नेम क्या है? जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस। क्लियर। और यूलिसिस एक नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ 1922 में, और यूलिसिस एक पोयम भी है जिसके राइटर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। लिख के कंप्लीट किया गया था उस पोयम को 1833 में, और पब्लिश हुआ 1842 में। द पॉइंटेड रूफ 1950। बाजार समिति वाले ब्रांच में नहीं होता है, हर एक जगह टेस्ट होता है भाई, हर एक जगह डिस्कशन यूट्यूब पे होता है ना। अब यहां पर बुलबुल कह रही है 1940 और सुप्रिया कह रही है 1940। रशिका सिन्हा हेलो नमस्कार नमस्ते। देखिए बुलबुल का आंसर बिल्कुल सही है। द पॉइंटेड रूफ जो है वो पब्लिश हुआ है 1915 में। सुप्रिया ध्यान देंगे, गूगल पे एक बार फिर से आप देख लेना। और यहां पर आया है डीएच लॉरेंस, डेविड हावर्ड लॉरेंस, सन्स एंड लवर। ये कब पब्लिश हुआ? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी किए थे। इसका भी आपको बताना है पीवाई यानी पब्लिशिंग ईयर। फटाफट टकाटक आप लोग बताइए। क्वेश्चन क्या है कि मिरियम हेंडरसन इज अ कैरेक्टर, तो भैया ये कैरेक्टर है पॉइंटेड रूफ डोरोथी रिचर्डसन के नॉवेल से। करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आगरा।
चलिए, सन्स एंड लवर्स आप बताएंगे। अब जैसे ही डीएच लॉरेंस साहब का नाम आया है तो एक जहन मेरे को याद आता है, विमेन इन लव, एक नॉवेल है इनका विमेन इन लव, और एक नॉवेल और है, कल भी बताए थे कि विमेन इन व्हाइट, विमेन इन व्हाइट। अगर दोनों नॉवेल के नेम में आप देखें तो यहां पर लव है और यहां पे व्हाइट है। विमेन इन लव के राइटर कौन, यानी नॉवलिस्ट कौन है, इनका नाम आप बताओगे, और विमेन इन व्हाइट के नॉवलिस्ट कौन यानी राइटर कौन है, इनका नाम भी आप बताएंगे। दूसरी बात, विमेन इन लव जो है ये कब पब्लिश हुआ यानी पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है, और विमेन इन व्हाइट भी कब पब्लिश हुआ यानी पीवा यानी पब्लिशिंग ईयर भी आपको बताना है। कमेंट करके कई बार मैं बता चुका हूं। रानी कुमारी जीपी सैरसा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, टाइम पे आना है। व्हाइट विल्की कॉलिंस, विलियम विल्की कॉलिंस। अगर विमेन इन व्हाइट की बात करेंगे, सुप्रिया ने जवाब दिया है, इस राइटर का नाम जो है, 1 मिनट, हाँ मम्मी क्लास में, विलियम विल्की कॉलिंस, ये विमेन इन व्हाइट। और जब विमेन इन लव नॉवेल की बात करते हैं तो इसके राइटर आपके हो जाते हैं डीएच लॉरेंस साहब, डीएच लॉरेंस साहब। मैंने फिर पूछा पब्लिशिंग ईयर, विमेन इन लव की बात कर रहे हैं 1920। बुलबुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि विमेन इन लव की बात करेंगे। हर बार कॉल क्यों आ रहा है भाई? हेलो, ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी हैप्पी बर्थडे और क्लास में है अभी। ठीक ठीक, आइए, आज हमारी एक कजन है, उनका बर्थडे है, बात नहीं किया है, करेंगे क्लास के बाद। विमेन इन लव ये कब पब्लिश हुआ, तो भैया ये हुआ है 1920 में। और विमेन इन व्हाइट विलियम विल्की कॉलिंस ने जिसे लिखा है वो आपका पब्लिश हुआ है कब, 1860 में। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज कभी मत होना। विमेन इन लव, विमेन इन व्हाइट, मैंने हर एक चीज लिख दिया और आपको एक बार गूगल पे विकिपीडिया पे पढ़ भी लेना है इसके बारे में। क्लियर है मामला? चलिए, सन्स एंड लवर्स का पब्लिशिंग ईयर मैंने पूछा था आप सभी से। माधव सिंह नमस्ते, नमस्कार। सन्स एंड लवर्स 1913, 1913, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, रानी कुमारी 1915, 1915 होगा 1913 होगा, आज मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूं। सन्स एंड लवर्स 1913 या 1915? आई थिंक 1913 होना चाहिए, 1915 तो नहीं हो सकता। सर मैंने आपका कोर्स परचेज किया है बीपीएससी टीजीटी इंग्लिश का, बट कोर्स में लिटरेचर का क्लास है। वाई? कौन सा कोर्स परचेज कर लिया आपने? मैं बिल्कुल डिटेल्ड वे में पढ़ा रहा हूं। ट्रेडिंग कौन सा कोर्स परचेज किया? अभी रिसेंटली जो बैच स्टार्ट हुआ है या जो बैच अप्रैल में स्टार्ट हुआ था उसकी बात कर रहे हो? 1913, हाँ, वेरी गुड। ये डीएच लॉरेंस 1913 होगा, ध्यान रखेंगे। आपने कौन सा कोर्स परचेज कर लिया बताएंगे? अप्रैल वाला। भाई साहब, अप्रैल वाला जो पेपर हुआ था उसमें टीजीटी पीजीटी के लेवल का पढ़ाए थे, लेकिन टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ इधर, उसमें देखा गया कि लिटरेचर के क्वेश्चंस आपके नीट लेवल के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो जो पढ़ाया गया टीआरई 4.0 जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, टीजीटी लेवल का एकदम सफिशिएंट एनफ है वो चीज। बट टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ रिसेंटली, उसका आंसर की दिया गया है, उसमें देखा गया कि लिटरेचर के क्वेश्चंस बीपीएससी वाले कुछ भी पूछ रहे हैं और कहीं से भी पूछ रहे हैं। तो अब जो बैच पढ़ाया जा रहा है उसमें लिटरेचर नेट लेवल का पढ़ाया जा रहा है, लिटरेचर के क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल्ड वे में। क्लियर? तो इसीलिए आपको अप्रैल वाला जो बैच दिखेगा उसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस थोड़े अभी के बैच से कम होंगे, क्योंकि हम भी सीखते हैं ना भाई। एग्जाम हुआ, एग्जाम का पैटर्न देख रहे तो लेवल अप है, बहुत ज्यादा अप है, तो फिर बढ़ा के बैच बनाना पड़ा, नया बैच। क्लियर? और अगर आप अप्रैल वाले बैच में हो तो एक बैच और है धाकर बैच लिटरेचर का, और लिटरेचर में अगर प्रॉब्लम हो तो धाकर बैच को जरूर देख लीजिए। सर मैंने कॉल किया था बट लोग तो अप्रैल वाला ही लिंक शेयर कर दिया। नहीं, 29 जुलाई से जो बैच स्टार्ट हुआ है उस बैच को परचेज करना था। अब जो भी बच्चे करेंगे, जो नया बैच है 29 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ है उसे करेंगे, क्योंकि उसमें लिटरेचर अपर लेवल का पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि टीआरई 3.0 का एग्जाम जो हुआ उसे देखते हुए लगा कि नहीं, लिटरेचर और अपर लेवल का बीपीएससी वालों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है। बट जो पढ़ाया गया है अप्रैल वाले बैच में, टीजीटी पीजीटी लेवल का अगर पूछेगा तो उससे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, बट बीपीएससी कुछ भी पूछ रहा है, इसीलिए
है ना। तो एक बार आप टेक्निकल टीम से बात कर लोगे, अगर वो चेंज कर देते हैं बहुत अच्छी बात है ना, तो बात कर लेना कॉल करके आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्टीफन डेडलस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ जेम्स जॉयस हिमसेल्फ अपीयर्स इन। स्टीफन डेडलस एक नाम, अ प्रोजेक्शन ऑफ जेम्स जॉयस हिमसेल्फ अपीयर्स इन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये जेम्स जॉयस के द्वारा ही लिखा गया एक वर्क है और इसका पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है। और अभी आप जेम्स जॉयस के बारे में क्या पढ़ रहे थे? यूलिसिस 1922, ध्यान आपको रखना है। आइए यहां पे फिनेगन्स अवेक, ये भी जेम्स जॉयस के द्वारा ही लिखा गया है और इसका भी पीवाई आप बताएंगे, पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है लिख के, है ना। ऑप्शन ए लिख दोगे, उसका पब्लिशिंग ईयर लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा आप ए का जवाब दे रहे, बी का। और यहां पर डबलिनर्स है, TUBLINERS, और अभी डबलिनर्स के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, इसका भी आपको बताना है पब्लिशिंग ईयर, ध्यान रखेंगे। तो स्टीफन डेडलिस अ प्रोजेक्शन ऑफ जेम्स जॉयस हिमसेल्फ अपीयर्स इन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, करेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन आपको हर एक का पब्लिशिंग ईयर जानना, सुनना, समझना है। हाँ बैच कंप्लीट हो चुका है वो वाला। चलिए आ जाओ यहां पे, और जो भी डाउट आपको पूछना है लास्ट में आप पूछेंगे मेरे से, बैच के बारे में या जिस भी चीज के बारे में लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल आप यहां पे ऑप्शन ए लिख के पब्लिशिंग ईयर बताइए, बी लिख के, सी लिख के, क्योंकि सब बताया जा चुका है। जवाब आपसे मुझे चाहिए, बताओ। ए का बोल रहे हैं 1916, यानी पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, ए का हो गया 1916। वेरी गुड, जो बच्चे पढ़ रहे जवाब दे रहे, बाद बाकी को भी रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्ड करना है। माधव सिंह बोल रहे 1916, बी है 1939। फिनेगन्स अवेक, बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब है आपका 1939। और डबलिनर्स अभी जस्ट बताया था, डबलिनर्स ये कब पब्लिश हुआ बताओ? 1914, 1914 या 1924? डबलिनर्स की बात करोगे तो 1914 या 1924, एक बार आप सोचे इसके बारे में। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। लिटरेचर के क्वेश्चन में जितना डिबेट होगा, जितना डिस्कशन करेंगे हम, उतना फायदा हमें मिलने वाला है। द कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड एंड मिसेज ब्लूम, लियोपोल्ड ब्लूम या मिसेज ब्लूम जो उनकी वाइफ है, अपीयर इन, ये किस नॉवेल में दिखती है? जेम्स जॉयस यूलिसिस नॉवेल पब्लिश कब हुआ? अभी जस्ट आप पढ़े 1922। वर्जीनिया उल्फ्स मिसेज डैलोवे, ये कब पब्लिश हुआ? इसके बारे में भी हम आपको बताए 1925। और रिबेका वेस्ट, यहां पे किसी वर्क का नाम नहीं दिया है, ये एक ब्रिटिश ऑथर का नाम है, ये एक ब्रिटिश राइटर का नाम है ना, एक लेखक का नाम यहां पर दे दिया गया। तो द कैरेक्टर है लियोपोल्ड ब्लूम, ये कैरेक्टर है और ये किस नॉवेल में है? जेम्स जॉयस के नॉवेल में, वर्जीनिया उल्फ्स के नॉवेल में, रिबेका वेस्ट, इनका किसी वर्क का नाम नहीं, इनका सिर्फ नाम दे दिया गया जेम्स जॉयस। आप लोग मुझे जेम्स जॉयस का फुल नेम कमेंट में लिखोगे, फुल नेम, और वर्जीनिया उल्फ का भी फुल नेम आपको लिखना है। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको इसी सेशन में फुल नेम बता चुका हूं। नोट्स मिलेगा सर इंग्लिश लिटरेचर का, बैच में आ जाओगे, बैच में हर एक चीज मिलता है। बैच आप रहेंगे और वहीं पे पढ़ाया जाता है, तुरंत अपलोड हो जाता है नोट्स, क्लियर, बैच में ही मिल जाता है आपको। चलिए ओके बुलबुल देख लेते हैं, इसका बताइए आप, जेम्स जॉयस का फुल नेम क्या है? कमेंट में पूरा लिख के आप बताएंगे, बताना है, क्योंकि लिटरेचर पोर्शन बहुत ही स्लो मोड में पढ़ाना है और समझाना है ज्यादा। जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस, वेरी गुड। और वर्जीनिया उल्फ का फुल नेम क्या होगा? आपको नाम मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए लिखेंगे आप, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर 6 की बात कीजिए। राइडर्स टू द सी इज प्ले रिटन बाय, कल हम इसके बारे में बात किए थे, राइडर्स टू द सी के बारे में कल बात किया था। राइडर्स टू द सी के जो राइटर हैं वो आपके हैं जॉन मिलिंगटन, कल भी ये क्वेश्चन आपका आया था, सिंज, जॉन मिलिंगटन सिंज, क्लियर है मामला। और राइडर्स टू द सी ये जो वर्क है, इसका पीवा यानी पब्लिशिंग ईयर क्या है ये आप बताइए। हार्ली ग्रैनविले एक राइटर हुए और इनका फुल नेम है हार्ली
ग्रेनविले बार्कर, हार्ली ग्रेनविले बार्कर फुल नेम है। जॉन गॉल्सवर्दी, जॉन गॉल्सवर्दी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, और आप बताएंगे इन्हें नोबेल प्राइज इन विच ईयर, यानी किस वर्ष नोबेल प्राइज गॉल्सवर्दी साहब को मिला। चलिए, जेम्स ऑगस्टाइन। जब भी माधव जी किसी का नाम लिखे, प्रॉपर नेम होता है, प्रॉपर नाउन होना चाहिए, प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर ऑल द टाइम कैपिटल होगा। राइडर्स टू द सी 1904, बहुत बढ़िया बुलबुल, बहुत अच्छा जवाब। जिन बच्चों ने 1904 बोला है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइडर्स टू द सी पब्लिश हुआ है, बहुत अच्छे। एडलिन वर्जीनिया हॉल, बहुत बढ़िया सदाफ। चलिए, और मैंने क्या पूछा था कि जॉन गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला है, आप हमें बताएं। मैं दो ऑप्शन आपको देता हूं कि गॉल्सवर्दी साहब को 1925 में नोबेल प्राइज मिला या 1932 में मिला, ये आप बताएंगे। चलिए, आप लोग 1932, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल 1925 में नहीं मिला है। 1925 में नोबेल प्राइज मिला जीबी शॉ को, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला, है ना। और गॉल्सवर्दी साहब को 1932 में नोबेल प्राइज मिला, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। 31 नहीं होगा, एमडी लालू जी, क्लियर है मामला, 1932 होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर क्या था? राइडर्स टू द सीज प्ले रिटन बाय, देखिए शॉर्ट में नाम लिखा है जॉन मिलिंगटन सिंज, जेएम सिंज शॉर्ट में लिखा हुआ है। फॉल्डर इज कैरेक्टर इन, फॉल्डर एक कैरेक्टर है, फॉल्डर एक कैरेक्टर का नाम है। गॉल्सवर्दी, अभी आप जॉन गॉल्सवर्दी पढ़े, और नोबेल प्राइज 1932, है ना, 1932 नोबेल प्राइज। ये सब आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए किस राइटर को कब मिला। अगर नोबेल प्राइज की ही बात करें तो सबसे पहले नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1901 में। आप फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर राइटर का नाम बताएं, पढ़ा चुका हूं मैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर राइटर कौन है, नाम क्या है, बताइए, विनर कौन है, और वो कहां से बिलोंग करते हैं, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं वो राइटर, है ना। दोनों चीज आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आइए यहां पे, जीबी शॉ, आर्म्स एंड द मैन, और यहां पे गॉल्सवर्दी साहब का जस्टिस एक वर्क है, इसका बंधु पब्लिशिंग ईयर भी आपको बताना है। आप सोचेंगे सर डिस्कस आप करा रहे हो, पूछ हम लोग से रहे हो, तो डिस्कस किस बात का? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपका नॉलेज बढ़े। बहुत बढ़िया जवाब दिया शुक्रिया ने, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है, शली, शली पढ़ेंगे आप, प्रुडहोम, प्रुडहोम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फ्रांस से बिलोंग करेंगे, क्लियर है मामला, फ्रांस से। चलिए, मैंने पूछा गॉल्सवर्दी साहब का एक वर्क है जस्टिस, ये कब पब्लिश हुआ, ये आपको बताना है, पब्लिशिंग ईयर, ठीक है। आइए यहां पे, रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज कब मिला था? सदाफ ने यहां पे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग, नहीं, रुडयार्ड किपलिंग को कब मिला? कल पढ़ाए हैं, आप लोग बताएं जो कल वाले सेशन में थे। जस्टिस कब पब्लिश हुआ ये आप बताइएगा। जीबी शॉ का एक वर्क है आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, ये कब पब्लिश हुआ ये भी आपको बताना है, करेक्ट। ऑप्शन ए लिख के पब्लिशिंग ईयर लिखोगे, ऑप्शन बी लिख के लिखोगे। और जेएम सिंह तो यहां पर नाम लिख दिया गया है, सिर्फ इसके वर्क के बारे में बात नहीं कर रहे, और इसका पूरा नाम क्या है अभी आपने जस्ट पढ़ा, जॉन मिलिंगटन सिंज, जॉन मिलिंगटन सिंज की बात कर रहे हैं। अब आइए यहां पे, जीवी शॉ जो है इनका फुल नेम आपका क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हें भी मिला है क्या? नोबेल प्राइज, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है, और कब मिला? तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1925 में। और मैंने आपसे पूछा रुडयार्ड किपलिंग को कब मिला था? चलिए, आर्म्स एंड मैन 1834, सुप्रिया कह रही है। जस्टिस 1910, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बुलबुल का, रसिका का जवाब सही है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का, नाइस। मैंने पूछा रुडयार्ड किपलिंग साहब को नोबेल प्राइज कब मिला? कल ही पढ़ाए थे, बताइए आप लोग मेरे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। का जवाब क्या था आपका कि फॉल्डर जो कैरेक्टर है वो
जीबी सॉ यानी सॉरी गॉल्सवर्दी के बाद जॉन गॉल्सवर्दी का एक वर्क है जस्टिस, वहीं से जो 1910 में पब्लिश हुआ है। ध्यान बिंदु आपको रखना है। क्लियर है मामला? चलो 1910। रुडयार्ड किपलिंग 1907, वेरी गुड, 1907 में है ना। और सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया 1901 में, और जिसके नाम पे दिया गया उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडन से बिलोंग करते हैं। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बाद में वो राइटर भी बने। अल्फ्रेड नोबेल नाम है उनका। हर एक चीज याद रखिए। नेक्स्ट, सर राल्फ ब्लूमफील्ड बॉनिंगटन इज कैरेक्टर इन जीबी सॉज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी जस्ट पढ़ा आपने, नोबेल प्राइज विनर 1925। द डॉक्टर्स डायलेमा, डॉक्टर्स डायलेमा इनका एक वर्क है, इसका बताना है क्या आपको? पब्लिशिंग ईयर। मैन एंड सुपरमैन, इसका भी आपको बताना है क्या? पब्लिशिंग ईयर, है ना। ABC लिख के, और कैंडिडा ये भी लिखे जीबी शॉ ही, इसका भी आपको क्या बताना है? पब्लिशिंग ईयर। अब आ जाइए क्वेश्चन में कि जीबी शॉ का एक नॉवेल है, एक उसमें कैरेक्टर है सर राल्फ ब्लूमफील्ड बॉनिंगटन, है ना। और ये कैरेक्टर कहां से लिया गया है? द डॉक्टर्स डायलेमा से, द डॉक्टर्स डायलेमा से। और हर एक का पब्लिशिंग ईयर आपको जानना है, और हर एक वर्क को गूगल पे विकिपीडिया पे जाके आपको पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पब्लिशिंग ईयर कमेंट करके मुझे बताइए, बिकॉज आपके कमेंट को आने में थोड़ा टाइम लगता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलबुल बोल रही है A 1911, B 1903, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक बार मैं देख लेता हूं। डॉक्टर्स डायलेमा, बढ़िया जवाब है। बी ऑप्शन में आपका मैन एंड सुपरमैन, ये भी जवाब आपका सही है। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब दें आप लोग। नेक्स्ट, जीबी शॉ स्टार्टेड राइटिंग ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म फॉर। जीबी शॉ ने यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ड्रामेटिक यानी ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म, ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामेटिक मतलब ड्रामा, और ड्रामा मीन्स क्या? प्लेज। और प्ले आप क्यों लिखते हैं? ताकि इसे थिएटर पे प्ले किया जाए, है ना। थिएटर पे क्या किया जाए? प्ले किया जाए। अब यहां आइए, सबसे पहले किसके लिए लिखना स्टार्ट किया? सैटरडे रिव्यू, ये एक मैगजीन है। सैटरडे रिव्यू जो है एक मैगजीन का नाम है। द वर्ल्ड, ये भी आपका एक मैगजीन ही है। द पॉल मॉल गैजेट, ये तीनों आपका एक मैगजीन है। और तीनों मैगजीन में सबसे पहले किसके लिए जीबी शॉ ने लिखना स्टार्ट किया? सैटरडे रिव्यू के लिए। ध्यान रखेंगे, सैटरडे रिव्यू। ये देखो, ये लिटरेचर का बैच है। ये लिटरेचर का आपका फाउंडेशन बैच है। जिस भी बच्चे को लगता है कि लिटरेचर में बिल्कुल वो लल्लू लाल हैं या लिटरेचर उनसे संभलता नहीं है, ये जबरदस्त बैच 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है। और ये बैच सिर्फ ऑनलाइन मोड में है 499 रुपीज में। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो अपना ऐप है, वहां पे ये बैच मिल जाएगा लिटरेचर का। और यहां पे कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे सर नोट्स मिलेगा? ये बैच जब आप ले लेंगे वहां पे थ्योरी, नोट्स, प्रवचन, लिटरेचर का हर एक चीज मिलेगा आपको। और ये बैच आपका डेली चलता है कब? शाम में 6 से 7 में। क्लियर? और ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में बैच है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए लिटरेचर का लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लिटरेचर से करते हैं। द प्रॉब्लम्स प्ले इज ऑल्सो नॉन एज, प्रॉब्लम प्ले का एक और नाम क्या है? द ड्रामा ऑफ आइडियाज, द प्रोपेगेंडा प्ले, द ड्रामा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द प्रॉब्लम प्लेज का नाम है द ड्रामा ऑफ आइडियाज, द ड्रामा ऑफ आइडियाज। जरूर आप नाम याद रखेंगे। चलिए आज बताइए, आज का लिटरेचर का क्वेश्चन हल कितना सही हुआ आप लोगों का? चलिए थैंक यू वेरी मच। कितने क्वेश्चंस आप सभी के सही हुए ये आपको बताना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिटरेचर में आप सभी को कॉन्फिडेंस आ रहा है इस सेशन में ज्वाइन करने के बाद? इस सेशन को जब से आपने देखना स्टार्ट किया है, लिटरेचर में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, डर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा? बताएंगे जरूर। फिर यहां से हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। प्लीज एक बार बता दें आप लोग। और यहां से गियर शिफ्ट होगा, गियर चेंज होगा, थोड़ा सा स्पीड होगा। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। बस डेली आपको आना है और पढ़ना है ना। एक भी यूट्यूब का सेशन और एक भी बैच जिसमें भी आप हैं,
मिस होना नहीं चाहिए आपकी क्लासिक में। आ जाओ, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ये हमारा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं। The victory of the small Greek democracy of Athens over the mighty Persian Empire in 1490 BC is one of the most famous events in history. विक्ट्री की बात किए हैं, जीत की बात किए हैं। स्मॉल ग्रीक, छोटा सा ग्रीक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, एथेंस, डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस। द माइटी, माइटी मीन्स होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। पर्शियन इंपायर, पर्शियन इंपायर था इन 490 BC इज वन ऑफ द फेमस इवेंट्स इन हिस्ट्री, है ना। जैसे महाभारत की बात करेंगे, पांडवों ने कौरवों को हरा दिया, 5 ने मिलके 100 को हरा दिया। वही बात कि ग्रीक ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस जो है, ग्रीक की जो बात कर रहे हैं, वो एक छोटा सा एरिया था, बहुत कम पॉपुलेशन था, और वो जीत दर्ज करती है किस पे? माइटी पर्शियन इंपायर, है ना। पावरफुल इंपायर था पर्शियन इन 490 BC इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट्स इन हिस्ट्री, यानी इतिहास का सबसे जबरदस्त कहानी ये रहा है। डैरियस, अब डैरियस किनका नाम है? किंग ऑफ द पर्शियन एम्पायर। डैरियस जो है पर्शियन एम्पायर का किंग है। वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब डेंजरस, खतरनाक, बिकॉज एथेंस हैड इंटरसीडेड फॉर द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स इन रिवॉल्ट अगेंस्ट पर्शियन डोमिनेशन। इंटरसीड, और यहां पर एक वर्ड आया है डोमिनेशन। इंटरसीड का मतलब होता है पावर में हम हैं, हम आपके जगह को अपना बना लेंगे, जैसे चाइना करता है, विस्तारवादी नीति उसका है ना, हर एक एरिया को बोलेगा हमारा है। तो वो चीज क्या बोला? डैरियस किंग ऑफ पर्शियन एम्पायर वाज फ्यूरियस बिकॉज एथेंस हैड इंटरसीडेड फॉर द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स इन रिवॉल्ट अगेंस्ट पर्शियन डोमिनेशन, और इसका विरोध किया जाता था हमेशा एथेंस के द्वारा। इन एंगर द किंग सेंट एन इनॉर्मस आर्मी, और गुस्से में आके, जैसे ही एथेंस छोटा सा स्टेट था और वो इसका विरोध करता था, तो राजा जो है डैरियस वो गुस्से में आया, सेंट एन इनॉर्मस आर्मी, यानी बहुत विशाल सेना, इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज स्केल पे, आर्मी टू डिफीट एथेंस, एथेंस को हराने के लिए बहुत बड़ी सेना की मंडली भेज दी गई राजा के द्वारा, डैरियस के द्वारा। कहां पर भैया? एथेंस में। ही थॉट, ही किसके लिए? उस किंग के लिए। He thought it would take drastic steps to pacify the rebellious part of the empire. Persia was ruled by one man. और बोला इसका ड्रास्टिक स्टेप होगा, ड्रास्टिक का मतलब होता है पावरफुल, टू पेसिफाई, शांत करने के लिए जो विरोध कर रहे हैं, यानी तुम्हारा गुस्सा हम ठंडा कर देंगे 1 मिनट में। पार्ट ऑफ द एम्पायर पर्शिया वॉज रूल्ड बाय वन मैन, जो एक आदमी के द्वारा रूल किया जाता था। कौन है वो? डैरियस है। इन एथेंस however all citizens helped to rule ennobled by this participation. Athenians were prepared to die for their city-state. Perhaps this was the secret of the remarkable victory at Marathon, which freed them from Persian rule on their way to Marathon. आगे फुल स्टॉप मिल लिया। The Persian tried to fall some Greek city-states by claiming to have come in peace. The frightened citizens of Delos refused to believe this. इतना बड़ा सेंटेंस, आइए समझते हैं क्या बोला गया है। इन एथेंस, जबकि पर्सिया या पर्सिया का जो किंग है डेरियस, ये समझा बहुत पावरफुल है, और इसने एक इनॉर्मस आर्मी भेजा हराने के लिए, किसको? एथेंस को। बट एथेंस में हाउएवर बताता है ट्रांजिशन को, बदलाव को। जितने भी नागरिक है कहां के? और सिटीजन्स help to rule ennobled by this participation Athenians. एथेन के जितने भी नागरिक हैं सब मर मिटने को तैयार हैं अपनी आजादी के लिए, were prepared to die for their city state. Perhaps this was the secret of the remarkable victory. और बोला कि यही सीक्रेट था कि सभी लोग मरने मिटने को तैयार थे, इसलिए वो आजाद हो पाया। रिमार्केबल विक्ट्री यानी शानदार जीत एट मैराथन, which freed them, जो फ्री किया, फ्रॉम पर्शियन, है ना, पर्सिया से, किसको? एथेंस को फ्री किया। रूल ऑन देयर वे टू मैराथन। द पर्शियन ने फिर ट्राई किया, फूल सम ग्रीक सिटी, फूल बनाया जाए, मूर्ख बना के शासन किया जाए, बेवकूफ बना के, जैसे ब्रिटिश लोग हमारे यहां करते थे। बाय क्लेमिंग टू हैव कम इन पीस, द फ्राइटेंड सिटीजन्स, जो डरे हुए नागरिक कुछ थे, डेलोस, रिफ्यूज टू बिलीव दिस, इसे बिलीव करने से मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना। नॉट वांटिंग टू अबेट, एबीईटी, अबेट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। Not wanting to abate the conquest of Greece,
कॉन्क्वेस्ट का मतलब कनकर, जीत लेना। दे फ्लेड फ्रॉम देयर सिटी एंड डिड नॉट रिटर्न अंटिल द पर्शियंस हैड लेफ्ट। दे वर वाइज, वे लोग बुद्धिमान थे। फॉर द पर्शियंस नेक्स्ट कनकर्ड द सिटी इरिट्रा एंड कैप्चर्ड इट्स पीपल। टाइनी एथेंस स्टूड अलोन अगेंस्ट पर्शिया। और कुछ लोग कुछ जगहों पे कब्जा किया, और टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, छोटा सा एथेंस आपका था ही, स्टूड अकेला खड़ा रहा पर्सिया के अगेंस्ट में। द एथेनियन, एथेने से इंडिया से इंडियन बनता है, एथेनियन पीपल वेंट टू देयर सेंचुरीज, अपने सेंचुरी में चले गए, आश्रय स्थल जिसको बोलते हैं। देयर दे प्रेड फॉर डेलिवरेंस, दे आस्क्ड देयर गॉड टू एक्सपीडाइट देयर विक्ट्री, और अपनी जीत की मतलब जीत के लिए प्रार्थना करने लगे, इबादत, गॉड से इबादत करने लगे। The Athenians refurbished their weapons and moved to the plain of Marathon. Refurbish यानी फिर से अपने हथियार को तैयार किया, and moved to the plain of Marathon, और मैदान में चले गए। Where their little band would meet the Persians. At the last moment में soldiers from Plataea reinforced the Athenian. Reinforce का मतलब क्या होता है? री का मतलब अगेन इनकमिंग इनसाइड, फोर्स का मतलब पावर डालना, सशक्तिकरण यानी स्ट्रॉन्ग करना। द एथेनियन ट्रुप्स का मतलब सोल्जर्स, और वहां पर उसके सोल्जर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। द एथेनियन आर्मी अटैक्ड एंड ग्रीक सिटीजन्स फॉट ब्रेवली, अटैक किया और बहादुरी से लड़ाई लड़े। द पावर ऑफ द माइटी पर्शियंस, और पर्शिया का जो पावर था वॉज ऑफसेट बाय द लव दैट द एथेनियंस हैड फॉर देयर सिटी, और उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा पर्शिया को। एथेनियंस डिफीटेड द पर्शियंस, हरा दिया, इन बोथ आर्चरी एंड हैंड कॉम्बेट, युद्ध करके भी और हाथ से कुश्ती करके भी। कॉम्बेट का मतलब होता है फाइट करना। ग्रीक सोल्जर सीज्ड पर्शियन शिप्स, और जीतने के बाद पर्शिया का जो भी शिप वगैरह था उसको सीज कर लिया, जब्त कर लिया, एंड बर्न देम, और उसमें आग लगा दिया। एंड द पर्शियंस फ्लेड, और पर्शियंस लोग फ्ले यानी भाग गए, इन टेरर। हेरोडोटस अ फेमस हिस्टोरियन, हेरोडोटस एक हिस्टोरियन रहे, इतिहासकार रहे, रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट करते हैं 6400 पर्शियंस डाइड, 6400 पर्शियन लोग मरे थे, कंपेयर्ड टू ओनली 192 एथेनियंस, यानी 192 पीपल एथेंस के मरे थे और 6400 पर्सिया के मरे थे, और एथेंस की जीत हुई थी। आइए क्वेश्चन यहां पे है आपके सामने, कहानी आप समझ गए होंगे। एथेंस हैड डैश अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स अगेंस्ट द पर्शियन, है ना। एथेंस हैड रिफ्यूज्ड हेल्प टू, भाई एथेन अपने आप की मदद खुद किया, रिफ्यूज करने की तो बात नहीं हो रही है। वांटेड टू फाइट करना ये नहीं चाहता था, ये शांति से रहना चाहता था, लेकिन पर्शिया ने मजबूर कर दिया था लड़ने को। क्लियर। इंटरविन ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रीक सिटी, और ग्रीक सिटी के कुछ लोग भाग गए थे, बाद में ये अकेला डटा रहा, लड़ता रहा, यानी इंटरवीन्ड, हस्तक्षेप करता रहा पर्शिया के अगेंस्ट में। इंटरवीन्ड ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब उसके बदले में ग्रीक सिटी स्टेट्स अगेंस्ट द पर्शियंस। बी बिफोर आंसर होगा बी आपका करेक्ट आंसर। डैरियस किंग था, कहां का? पर्शिया का। डैरियस टुक ड्रास्टिक स्टेप्स टू डैश द रेबेलियस एथेनियंस, है ना। रिबेलियन विद्रोही के विरुद्ध में डैरियस ने क्या किया था? एक सेना भेजा था, इस क्या करने के लिए? कि विद्रोह को जाके शांत करो, वीकेंड कमजोर करने के लिए नहीं, डिस्ट्रॉय मतलब तहस नहस नहीं, तुम्हारा गुस्सा हम ठंडा कर देंगे उस सेंस में, है ना, तो काम करना। डैरियस टुक ड्रास्टिक स्टेप्स टू काम द रेबेलियस एथेनियंस, और वहां पे वर्ड इस्तेमाल किया गया था काम के बदले में पेसिफाई, पैसेज में, इसलिए वर्ड का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। पेसिफाई बोलिए, काम एंड कंपोज बोलिए, शांत होता है। देयर पार्टिसिपेशन डैश टू द एथेनियंस, देयर पार्टिसिपेशन गेव कंफर्ट, गेव ऑनर और गेव स्ट्रेंथ। देयर पार्टिसिपेशन कहने का मतलब यह है कि एथेंस के जो भी सिटीजन्स थे उनका पार्टिसिपेशन क्या किया उनके लिए, उनको एक स्ट्रेंथ दिया, उनको एक पावर दिया युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, तो गेव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ऑनर या कंफर्ट की बात नहीं होगी। द पीपल ऑफ डेलोस डिड नॉट वांट टू डैश टू द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रीस, किस चीज से मना किया गया था? एंड करने से, एनकरेज करने से, थिंक अबाउट। अवेट का मीनिंग होता है उकसाना, वहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ था अवेट, एबीईटी, और अवेट मतलब उकसाना, आपके उत्साह को बढ़ाना किसी भी सेंस में। तो इनकरेज करने से मना कर दिया था कि हम भैया अवेट नहीं करने वाले, हम इंसाइट नहीं करेंगे, हम एनकरेज नहीं करेंगे, इसलिए वर्ड का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए।
The Athenians were dashed by some soldiers who arrived from Plataea. Athenians were dashed, were welcomed, were strengthened, were unwelcomed. भाई मजबूत किया गया था वहां पर, कौन सा वर्ड आया था? रीइंफोर्स. री मीन्स अगेन, इन मतलब इनसाइड, फोर्स का मतलब पावर, यानी मजबूती दी गई थी. तो यहां पे स्ट्रेंथेंड वर्ड आएगा, बी फॉर बॉम्बे. क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. तो ये हमारा था आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. अब हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट. और जब भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करो, रात में भी आप मेरे साथ करते हैं 10 से 11 वाले सेशन में, यहां पर भी एक क्लोज टेस्ट हम सॉल्व करेंगे. और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है, ऑथेंटिक फॉर्मूला, वो ये है कि आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक अटेंटिवली कंप्लीट पैसेज को पढ़ने का पहले काम करेंगे. क्लियर? आइए यहां पे बोल रहा है विद एन इंक्रीज इन द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स. यानी फसल की बात कर रहे, फसल को बचाने के लिए क्या क्या करना आपको पड़ता है. सोयाबीन का एग्जांपल दिया गया. सोयाबीन हैज सीन अ मासिव जंप इन डैश कॉस्ट, गिवन अ जंप इन इनपुट कॉस्ट. कल्टीवेशन मतलब वही सिंचाई है ना, वाटरिंग करना, प्लांटेशन करना, खेती गृहस्थी, फार्मिंग करना. कोस्ट हैव गोन अप. गो अप का मतलब प्राइस बढ़ा है, गोन डाउन प्राइस कम हुआ है. इन मल्टीपल्स यानी ढेर सारे चीजों में. द टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फॉर व्हीट. व्हीट मतलब गेहूं. रोज, रोज का मतलब बढ़ना. 3 टाइम्स यानी 3 गुना बढ़ा है. 3 टाइम्स फ्रॉम 2004 to 5, 2012 and 13. वाइल ट्रेडिशनली, अगर परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनली मतलब हैबिचुअली, द ब्लेम इज कास्ट ऑन द डैश लोकल मनी लैंडर. जो गांव सब में बोलते हैं ना, क्या बोला जाता है उनको? सूद ब्याज पे जो पैसा लगाते हैं, मनी लेंडर. हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड आता है उनके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा. एनसीआरबी डेटा हाईलाइटेड. एनसीआरबी एक ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा दे रहा है, हाईलाइटेड दैट 2474 ऑफ द 3000 यानी 3000 में से 2474 फार्मर्स हु वर रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किया गया, टू हैव कमिटेड सुसाइड कर लिए इन 2015 में, हैड लोन्स फ्रॉम लोकल बैंक, जो लोकल बैंक से लोन लिए थे, लोन चुका नहीं पाए तो सुसाइड कर लिए. सेठ जी या साहूकार जी बोला जाता है. while those who had loans from money lender, और जो कुछ मनी लेंडर यानी समाज में जो लोग होते हैं पैसा सूद में ब्याज पे लगाने वाले, इंटरेस्ट पे देने वाले, उनसे लिए थे, वर जस्ट 9.8% ऑफ द टोटल. यानी ज्यादातर लोग लोकल बैंक से पैसा लिए थे, कर्ज नहीं चुका पाए, मर गए. कब की बात है? 2015 की. और 9.8% जितना भी पॉपुलेशन वहां का था, उसका 9.8% लोग जो इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं, समाज में जो लोग हैं, जो मनी लेंडर हैं, लेंडर मतलब देने वाला, जो देने वाला है, उससे लिया. महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र रिपोर्टेड 1293 सच सुसाइड्स. इस टाइप के सुसाइड्स जो है 1293 फोर डैश. वाइल कर्नाटका हैड 946. कर्नाटका में भी सुसाइड हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ. डेटा आपके सामने है. मीनवाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, इस समय के दौरान. फार्मर्स इन पंजाब के फार्मर्स की अगर बात करें, आर डैश टू हैव एन आउटस्टैंडिंग डेट, यानी बहुत सारे कर्ज हैं उनके ऊपर भी. आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ज्यादा, डेट का मतलब कर्ज. ऑफ RS 69,355 करोड़. इतने कर्ज हैं. सुदखोर तो बोलते हैं जो इंटरेस्ट पे पैसा देता है, उस सेंस में बात करते हैं. सर साहूकार बोलते हैं. हाँ, आइए यहां पे. तो आप समझ गए इस पैसेज को. तो विद एन इंक्रीज इन द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स. अब यहां पर फसल को बचाने की बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड वगैरह की जो आप बात करते हैं. सोयाबीन हैज सीन अ मासिव जंप इन डैश कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सेंस नहीं है. मार्जिनल नहीं, मार्जिनल तो मतलब होता है जो मॉडरेट लेवल पे हो. महंगाई यहां बहुत बड़ी है और क्रॉप को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है. तो पेस्टिसाइड वर्ड का यहां पर जाएंगे. इन पेस्टिसाइड कॉस्ट. गिवन अ जंप इन इनपुट कॉस्ट, कल्टीवेशन कॉस्ट्स have gone up in multiples. The total cost of cultivation for wheat rose 3 times from 2004 to 5 and 2012 to 13. While traditionally the blame is cast on the, जो आरोप है, the blame is cast on the dash local money lender. Ambiguous का मतलब होता है अस्पष्ट होना, something that is not clear. Ambiguous means जो चीज क्लियर नहीं है. गाइललेस का मतलब होता है जो फॉल्टलेस है.
फॉल्टलेस है। और यूशोरियस का मतलब होता है यूजरर, USURER, जो इंटरेस्ट पे पैसा वगैरह लगाता है, जो इंटरेस्ट पे पैसा वगैरह किसी को दे। और यहां पर मनी लेंडर की बात की गई है ना। Why traditionally the blame is cast on the usurious? Correct answer CC for Canada। पैसे इसीलिए आप पढ़ा करें, पढ़ते हैं तो आपको एक मैसेज मिल जाता है। मनी लेंडर। NCRB data highlighted that 2474 of the 3000 farmers who were reported to have committed suicide in 2015 had loans from local banks, while those who had loans from money lenders were just 9.8% of the total. Maharashtra reported 1293 such suicides for dash, such suicides for लोन्स, इंडेटेडनेस और फैमिन। देखिए लोन का मतलब होता है कर्ज लेना, फैमिन का मतलब होता है भुखमरी, गरीबी, पोवर्टी, और इनडेटेडनेस, डेट का मतलब होता है कर्ज लिया आपने, और इनका मीनिंग नॉट, यानी आप कर्ज चुका नहीं पाए, दिवालियापन और कर्ज नहीं चुका पाने के कारण किसानों ने सुसाइड कर लिया था, तो इनडेटेडनेस का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा आपका आंसर? Such suicides for indebtedness, while Karnataka had 946. Meanwhile, farmers in Punjab are dash. Punjab are dash to have an outstanding debt of Rs 69,355 crores. अब यहां पर क्या होना चाहिए? सपोज का नहीं, सपोज मतलब मानना होता है, सपोज के साथ टू लगता है, बट सपोज नहीं, क्रिटिसाइज नहीं किया गया, एक अनुमान लिया गया, एस्टिमेट किया गया कि पंजाब के जो किसान है इतने कर्ज लेके बैठे हैं, तो एस्टिमेटेड और आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, एस्टिमेटेड टू हैव एन आउटस्टैंडिंग डेट। समझ गए होंगे आप इस पैसेज को, इस क्लोज टेस्ट को। अब आइए आगे, यहां से हमारा वोकैब स्टार्ट होगा। सिनोनिम इनएडिबल, इनएडिबल वर्ड आया है। सबसे पहले किसी भी वर्ड को पढ़ें, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने। IBLE, और IBLE किसी भी वर्ड का सफिक्स होगा, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है एडजेक्टिव। पहली बात तो ये, इन किसी भी वर्ड के पहले आ जाए प्रीफिक्स के तौर पे, उस वर्ड का मीनिंग हो जाता है नॉट। और यहां पर वर्ड है इडिबल, और इडिबल का मतलब होता है जो चीज खाने योग्य हो, यानी सिनोनिमस वर्ड के तौर पे बात करेंगे तो ईटेबल वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईटेबल यानी जो खाने योग्य है। तो इनएडिबल जो खाने योग्य नहीं है, बिकॉज नॉट, और ईटेबल नॉट ईटेबल जो खाने योग्य नहीं होगा, उसका यह मतलब निकल के आएगा। अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कंजम्पशन वर्ड कहां से आया है? कंजम्पशन आपका नाउन है, और इसका वर्ब फॉर्म हो जाता है कंज्यूम करना। और कंज्यूम करने का मतलब आप इनटेक करते हैं, आप ग्रहण करते हैं, आप उस चीज को खाने का काम करते हैं। तो जो चीज आपके लिए अनफिट है, अन मीन्स नॉट, फिट मीन्स फिट, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी जो आप खा नहीं पाएंगे, इनएडिबल आपका सिनोनिमस हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब, पॉल्यूटेंट वर्ड कहां से आया है? एक वर्ड आपका होता है पॉल्यूट, पॉल्यूट की बात करेंगे तो ये आपका वर्ब हो गया। पॉल्यूशन, ION है वर्ड आपका नाउन हो गया। पॉल्यूटेंट वर्ड एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन, ध्यान रखेंगे। और पॉल्यूशन के लिए एक वर्ड और सिनोनिमस वर्ड तौर पे याद रखना, कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन मीन्स पॉल्यूशन। और यहीं पे अगर बात करें कि कॉन्टामिनेशन का एंटोनिम क्या होगा, तो आपने कोविड के टाइम पे एक वर्ड बहुत सुना, सैनिटाइजर, और यहीं से वर्ड आपका बन जाएगा सैनिटेशन। और सैनिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लीन करके रखना, साफ करके रखना। और आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करते थे हैंड वॉश करने के लिए कि बैक्टीरिया वगैरह ना आए। मैथ का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, बीपीएससी टीआरई लवर्स, मैथ का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अमरजीत सर करवा रहे हैं ना? नहीं करवा रहे भाई, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, मैं पता कर लेता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन तो होना चाहिए। अब आओ यहां पे, एक वर्ड है विशिएटेड। विशिएट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को थोड़ा सा इनएक्टिव कर दो, इनएक्टिव कर दो। करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट आइए, एंटोनिम की बात करते हैं। आउटविट। देखिए आउट का मतलब होता है बाहर, और विट वर्ड आया है विट। विट वर्ड को समझने की कोशिश आप जरूर करें। विट वर्ड जो है ये नाउन के तौर पे काम करेगा, और विट का मीनिंग हो जाता है विजडम, जिसको आप बोलते हैं बुद्धिमानी। और इसी विट से आपका एडजेक्टिव भी बनता है, जिसको आप बोलते हैं विटी, और विटी का मतलब होता है वाइज। विटी का मतलब क्या होता है? वाइज। और विटी से आपका एक टर्म, एक फ्रेज तैयार होता है, विटी रिमार्क्स। और विटी रिमार्क्स का मतलब होता है हाजिर जवाबी। जैसे आपने तेनाली रामन का नाम सुना होगा,
अकबर के दरबार में बिरबल थे, उनका नाम आपने सुना होगा। विटी रिमार्क्स, हाजिर जवाबी, जो इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है, तुरंत जवाब देता है। और वैसे भी माय फेवरेट मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर शाहरुख खान इज वेरी विटी, वेरी विटी, काफी विटी है, काफी समझदार हैं। या कपिल शर्मा को आप देख लीजिए, जो कॉमेडी किंग है, काफी विटी है। आप कुछ भी बोलेंगे उन्हें बात मतलब वो सोचते नहीं है, तुरंत निकल जाता है, जो इंसान बहुत समझदार हो। तो विट का मतलब होता है समझदारी। अब आउटविट, आउटविट का मतलब हो जाएगा जो इंसान बहुत ही चालाक है, बहुत ही चतुर है, क्लेवर, क्लेवर बोल सकते हैं। और ये इंसान इतना चतुर चालाक है, नेगेटिव सेंस थोड़ा सा जाता है। कनिंग मतलब होता है धूर्त, और धूर्त टाइप के इंसान जो किसी का भी चुना किसी को लगा के किसी को हरा दे और जब अपनी जीत के लिए कुछ भी करे, है ना, उसे आउटविट कहेंगे। तो कुल मिला के अगर इस वर्ड की बात करोगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा विक्ट्री, यानी आप जीत हासिल कर लेते हैं, चाहे आप जैसे भी करें। आउटविट, बहुत सातिर दिमाग का इंसान होना। आइए, लाफ का मीनिंग क्या होता है? हंसना होता है। लाफ आपका वर्ब है, यहीं से एक वर्ड बनता है लाफ्टर। लाफ्टर की बात करोगे तो लाफ्टर चला जाता है नाउन के तौर पे, और कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ये आपको ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल माना जाएगा। डिफीट का मतलब होता है हार जाना, लूज कर जाना। डिफीट मीन्स लूज कर जाना। स्क्वेंडर, SQUAND, स्क्वेंडर, हार जाने के सेंस में। यहां पर वर्ड आया है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीतना, TRIUMPHANT, ट्रायम्फेंट, जीतने के सेंस में आपका होता है कनकर, CONQUER, कनकर, कन्क्वेस्ट, किसी भी चीज को जीत लेना, है ना, उस सेंस में इस्तेमाल होगा। करेक्ट आंसर आउटविट है, एंटोनिम है डिफिट, हो जाएगा बी बिफोर बॉम्बे, सी नहीं, बी होना चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए, ये वोकैब का बैच है, और ये वोकैब का जो बैच है उन बच्चों के लिए है जिन्हें वर्ड याद नहीं रहता। जैसे मैं यहां पे आपको वर्ड पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे डर जाते, सारे इतने सारे वर्ड्स को कैसे याद रखे। बिल्कुल याद रखा जा सकता है और बहुत ही आसान है। उसी के लिए आपका ये वोकैब का बैच है, फॉर ऑल एग्जाम द कंप्लीट वोकैब बैच। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, हर एक चीज आपको यहां पे पढ़ाए जा रहे हैं। और ये बैच सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपका है, 299 फी है, और अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पे ये बैच आपको मिलेगा। और ये डेली आपको चलता है 8:30 to 9:30 PM, यानी रात को, है ना, ऑनलाइन मोड में। तो किन्हीं भी बच्चों को वोकैब में कोई प्रॉब्लम हो, वर्ड याद ना रहता हो, आप इस बैच में आ सकते हैं और वोकैब का गणित, साइंस सीख सकते हैं आप। चलिए, 22 वन वर्ड है, आइकोनोक्लास्ट इज वन। आइकोनोक्लास्ट किसे बोलते हैं? जो भैया कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन को नहीं माने और डैमेज करे चीजों को, पहले से जो भी चीज चल रहा है उसको डैमेज करे, उसका नुकसान करे, उसे बोलता है आइकोनोक्लास्ट। और इस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह आपका होता है कॉमन नाउन, यानी ऐसा इंसान जो रीति रिवाज को फॉलो नहीं करेगा। डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है डैमेज। इमेजेज, जो मूर्ति पूजा या मूर्तियों का विरोध करे, करेक्ट आंसर ये होगा। और ग्रुप ऑफ आइकॉन्स, बिल्कुल नहीं, ग्रुप ऑफ आइकॉन्स नहीं। इज अ पॉपुलर फिगर ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल नहीं। आइकोनोक्लास्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है ना, जो कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता है। राइट ऑप्शन ए। 23 की बात करेंगे, और डैम्प स्वीप। डैम्प स्वीप आपका इडियम है, इसका मतलब होता है जो रिजल्ट है वो आपके अपोजिट आए, है ना, यानी जो आपने सोचा था उसके अपोजिट रिजल्ट आ गया है। कहीं ना कहीं ये सैडनेस देने का काम करेगा, उदासी देने का काम ये करता है। रेनी वेदर, रेनी वेदर का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टाइम, यानी गरीबी में आटा गीला। डिफिकल्ट टाइम यानी कठिन समय, है ना। और इसके लिए एक और इडियम आता है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, और फेस द म्यूजिक का मतलब फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन, ध्यान रखेंगे। आइए, और डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? नाराज होना। कैसे याद रखोगे? डिस किसी भी वर्ड के पहले आ जाए उसका मीनिंग हो जाता है नॉट, और यहां है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब नियुक्त होना, आप सभी को सेलेक्ट होना है, आप सभी को अपॉइंट होना है, और किसी का सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो इंसान नाराज हो जाएगा। तो नॉट अपॉइंटिंग, और इसके लिए दो वर्ड आप जरूर याद रखिए डिसअपॉइंटिंग के लिए। एक वर्ड तो आपने बचपन से पढ़ रखा है, डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड, और एक वर्ड और याद रखें, डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड याद कैसे रहेगा? ध्यान रखो,
दिस किसी भी वर्ड के पहले आए, इसका मीनिंग होता है नॉट। और ये जो सेटिस्फाइड वर्ड देख रहे हो ना, सेटिस्फाइड का सिनोनिमस वर्ड है ग्रंटल्ड, यानी सेटिस्फाइड बट नॉट सेटिस्फाइड, नॉट ग्रंटल्ड यानी असंतुष्ट, और जो असंतुष्ट होगा वो नाराज रहेगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। स्कर्ट इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मतलब वहां जहां पे क्लोथ्स को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। नेक्स्ट 24, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेमोनिक, नेमोनिक, नेमोनिक। नेमोनिक की स्पेलिंग क्या होती है? सबसे पहले तो एम लिखा हुआ रहेगा और आपका एम साइलेंट होगा। नेमोनिक्स, NEMONICS, बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स क्या होता है? किसी के नाम पे कोई नाम आना, किसी के नाम पे कोई नाम आना, है ना। मान लो कोई नाम है, जैसे एक वर्ड है आपका, क्या नाम है? मैकिवेलियन। मैकिवेलियन वर्ड जो है एक इटालियन डिक्टेटर हुए, तानाशाह बोलिए, उसका नाम है निकोलस मैकिवेलियन। निकोलस मैकिवेलियन नाम था। और चूंकि ये डिक्टेटर थे, ये क्या थे आपके? डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, है ना, विलेन बोल सकते हो। तो इनके नाम पे एक वर्ड बना दिया गया मैकिवेलियन। और मैकिवेलियन वर्ड का मीनिंग हो गया जो इंसान बड़ा ही विलेन टाइप का है, क्रूर होता है, निर्दयी होता है। इंग्लिश में एक वर्ड बन गया मैकिवेलियन। जो किनके नाम पे बना? निकोलस मैकिवेलियन के नाम पे, जो इटालियन पॉलिटिशियन हुए, डिक्टेटर थे। तो किसी के नाम पे कुछ हो जाना, उसी को नेमोनिक्स बोला जाता है ना। नित्या, संजू, हेलो सर, हेलो, नमस्कार, नमस्ते नित्या जी, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बताइए क्या कहना है आपको। 25, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज। आपके क्वेश्चंस बोला गया फाइंड द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, बी पेशेंट। और पेशेंट का मतलब यहां पर है ना क्या होगा? पेशेंस, यानी कि धैर्य की बात कर रहे हैं। धैर्य, यू शुड हैव पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड टॉलरेंस। अब आइए, पेशेंस के लिए क्या क्या वर्ड होना चाहिए? होल्ड आउट। और होल्ड आउट का मतलब होता है टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बने हुए हैं, लगे हुए हैं, अपने आप को टूटने नहीं दे रहे हैं, उसी का नाम है पेशेंस। होल्ड आउट होना चाहिए। आपके आंसर की में आंसर की रॉन्ग दिया हुआ है। होल्ड ऑन है, होल्ड ऑन है किसी भी चीज को कंट्रोल करके रखना, किसी भी चीज को पकड़ के रखना। और हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, चीजों को बांट देना, हैंड आउट कर देना। ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए फॉर आगरा। ध्यान रखेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। होल्ड ऑन नहीं होगा, होल्ड ऑन होता है किसी भी चीज को आप पकड़, होल्ड ऑन किसी भी चीज को आपने पकड़ के रखा हुआ है ना। और होल्ड आउट होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप बने हुए हैं। और पेशेंट का मतलब होता है पेशेंस, धैर्य। और धैर्य क्यों होना चाहिए आपके अंदर, है ना, ताकि सिचुएशन कुछ भी रहे, आप अपने आप को उस समय बचा के रखेंगे, है ना। इसीलिए आंसर ए होगा, बी नहीं होगा। स्पॉटिंग एरर, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। अब देखिए, यहां पर लेफ्ट की बात कर रहे हैं, यानी V2 है, और V2 का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर भी रिस्ट की बात कर रहे हैं, ये भी V2 है, ये भी हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो, दो टेंस होता है हमारा पास्ट में, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट परफेक्ट। एक होता है आपका पास्ट परफेक्ट। जब भी टेंस पढ़े, टाइम लाइन पे पढ़ें। देखिए, ये एक टाइम है, ड्रॉ कर रहा हूं एक टाइम, और ये मेरा अभी का मोमेंट है, अभी का। और अभी का अगर है, यानी ये मेरा प्रेजेंट मोमेंट हो गया। मैं अपने प्रेजेंट से जैसे ही पीछे जाऊंगा, मैं बोलूं मैंने कल आपको पढ़ाया ना, तो मैं अपने प्रेजेंट से पीछे आ गया, तो ये मेरा हो गया पास्ट, यानी कल की बात कर रहे हैं पास्ट। और अगर कल की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। जैसे ही हम अपने प्रेजेंट से आगे बढ़ेंगे, यानी कल भी आपकी क्लास ली जाएगी, तो प्रेजेंट से हम आगे बढ़े तो ये हमारा हो गया फ्यूचर, यानी सेलविल का मामला है, ये प्रेजेंट का मामला है, ये पास्ट के इंडेफिनिट का मामला है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कल था, अब हम कल से भी पीछे जा रहे हैं, तो ये पास्ट का पास्ट हो गया, यानी ये पॉइंट हमारे लिए कल का है तो पास्ट है, और हम कल से भी पीछे चले गए तो और पास्ट चले गए। और पास्ट का जो पास्ट होता है, यानी भूत का जो भूत होता है, उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है V2,
पास्ट परफेक्ट होता है हेड प्लस भी थर्ड। अब देखिए कैसे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो क्या बोला। द स्टेशन व्हेन वी रीच्ड, जब हम स्टेशन पहुंचे, व्हेन वी रीच्ड जब हम पहुंचे, तो पहुंचे कब, वो समय बीत गया, क्योंकि वो बता रहा है रीच्ड यानी V2, जब हम स्टेशन पहुंचे, ये पास्ट की बात कर रहे हो। द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई, यानी हम स्टेशन पहुंचे थे ट्रेन को पकड़ने के लिए, और पहुंचे, वो पास्ट की बात आप किसी से शेयर कर रहे हैं, और हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, यानी ट्रेन कब गई, हम पहुंचे थे, वो पास्ट का टाइम था, ट्रेन उससे भी पहले चली गई, यानी वो पास्ट का भी पास्ट हो गया, यानी हो गया पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट हुआ तो हमें जाना चाहिए हैड भी थर्ड के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुंचे उससे पहले ट्रेन चली गई थी। तो जो पास्ट का पास्ट होता है पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। समझे या नहीं समझे बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट, सी नहीं होगा। 27, द डैश एप्रीशन, एप्रीशन का मतलब होता है घोस्ट, फैंटम, परछाई, भूत, पिचास, चुड़ैल, भूतनी के उस सेंस में। द डैश एप्रीशन स्टॉक्ड रेशमा, स्टॉक का मतलब होता है पीछा करना, ऐसा लग रहा है कि भूत उसका पीछा कर रहा, 4 days कई दिनों से, एंड अल्टीमेटली और एट लास्ट अंततः थ्रू हर ऑफ द क्लिफ, और बाद में अंततः उसे ऐसा फील हुआ कि उसे उठा के फेंक दिया गया है भूतों के द्वारा। अब यहां पर एक वर्ड आया है विंडिक्टिव, विंडिक्टिव अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, और विंडिक्टिव वर्ड का मतलब होता है रिवेंजफुल, यानी बदला लेना, रिवेंजफुल नेगेटिव वर्ड है। बेनेवोलेंट वर्ड की बात करेंगे, ये पॉजिटिव वर्ड है, जहां पर भी बीएन वर्ड दिखे ये रूट वर्ड होता है, और इसका मीनिंग होता है गुड या वेल, गुड या वेल होगा। और इसी बेन वर्ड से आप कितने सारे वर्ड्स पढ़ते हैं वो देखिए, बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, फायदा लेने वाला, लाभार्थी जिसको बोलते हैं, जो देने वाला है, जो फायदा आपको देता है उसे आप बेनिफैक्टर कहते हैं, है ना। तो कुल मिला के बीएन जब वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मीनिंग गुड या वेल हो जाएगा। और यहां पर एक वर्ड है बेनेवोलेंट, वोल, और वोल वर्ड का मीनिंग होता है विश या डिजायर, आपकी जो इच्छा है ना। और गुड डिजायर यानी आप किसी मानव का भला सोचते हैं, अच्छा सोचेंगे, उसे बोलते हैं बेनेवोलेंट, चैरिटेबल, जेनरस, है ना, उदार इंसान। भूतनी का मतलब क्या होता है सर? अरे ऐसे ही बोल देते हैं। आइए, और मैग्नानिमस वर्ड आया है, यहां पर एक रूट वर्ड आया है मैग्ना, और मैग्ना का मतलब होता है लार्ज, मैग्ना का मतलब लार्ज। और मैग्नानिमस ओयूएस वर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, किसी भी वर्ड के लास्ट में ओयूएस वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। और मैग्नानिमस जो बड़े दिल वाला इंसान है, बड़ा ही उदार इंसान है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिमस हो जाएंगे, पॉजिटिव वर्ड है। आइए एक दो सिनोनिमस वर्ड मैं लिख भी दूं आपके लिए। जैसे बचपन से आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जेनरस, बड़ा ही उदार टाइप का इंसान है। उसके बाद एक वर्ड होता है अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा फिलैंथ्रोपिकल, फिलैंथ्रोपिकल। इस टाइप के वर्ड आपको सीखने हैं तो मैंने वो कैब बैच जो आपको बोला है उस बैच में जरूर आइए, और वो बैच वो कैब के लिए डेडिकेटेड है, शब्दों का ऑपरेशन कर डालते हैं उस बैच में। क्लियर? वो मैग्नानिमस है। अब सेंटेंस का सेंस आपका नेगेटिव है, कोनोटेशन नेगेटिव है। The dash apparition stalked रेशमा 4 days, ultimately threw her off the cliff, बाद में उसे उठा के फेंक दिया गया। तो ये नेगेटिव सेंस में है, और दो ऑप्शन पॉजिटिव है। जबकि बात अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव कोनोटेशन वाला ही वर्ड चाहिए, इसीलिए विंडिक्टिव। तो कई बार वर्ड का मीनिंग आप नहीं जानोगे, लेकिन आपको क्या मालूम होना चाहिए, कोनोटेशन मालूम होना चाहिए, एटीट्यूड क्या है वर्ड का, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोलोकेशन मालूम होना चाहिए, किस वर्ड के साथ किसका प्रेपोजिशन आएगा। डिग्री मालूम होना चाहिए, हाई डिग्री का वर्ड चाहिए, नॉर्मल डिग्री का वर्ड चाहिए, तब जाके आप आंसर कर पाते हैं। गोपाल यादव जी फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट IST है तो कॉमन नाउन हो जाएगा, और फिलैंथ्रोपिकल AL लगा हुआ है तो वर्ड मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है मामला? चलिए नेक्स्ट 28, one person dash and several others were injured as the people opened fire on protesters, है ना, जो विरोधी लोग हैं, प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जब आग वहां पे हुआ, और सेवरल अदर्स वर इंजर्ड। अब देखिए वर इंजर्ड की बात कर रहे, यानी घायल हुए,
और वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। यानी कुछ लोग वन पर्सन डैश वॉज किल्ड वर किल्ड, वन पर्सन के अकॉर्डिंग तो वर आपका होगा नहीं, पहली बात। अब हैड आपका सिंगुलर भी होता, हैड आपका प्लुरल भी होगा पास्ट में, वॉज आपका सिंगुलर होगा, वॉज के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैव हैज हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बट हैड भी थर्ड की बात करेंगे तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, और वॉज भी थर्ड की बात करेंगे तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। और विरोधियों के द्वारा यहां पर लोगों को मारा गया है, लोग खुद से मरे नहीं, पास्ट का मामला है, तो वॉज किल्ड होना चाहिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऑपरेशन नहीं, पोस्टमार्टम। अच्छा ओके, चलिए नेक्स्ट आपका 29 है। वी सेड वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे, हम सब टहलने जाते हैं सुबह में। अब यहां पर वी सेड की बात कर रहे हैं, यानी V2 का मामला हो गया, और V2 का अगर मामला हो गया तो पास्ट में गया है। यहां पर गो यानी कि V1 में गया है। भाई पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट गो का चाहिए वेंट। अब यहां पर वी लगा हुआ है, आप देख कैसे कर सकते हैं। वी सेड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजंक्शन दैट आया, वी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी वी के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग गो का हो गया वेंट, फॉर अ वॉक एवरीडे करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सी में वी वेंट फॉर अ वॉक एवरीडे बिल्कुल भी नहीं, ये आपका रॉन्ग हो गया। 30 में आइए, वॉइस है लाई फेस डाउन स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। अब यहां पर लाई वर्ड जो है ये V1 का मामला है, और सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं इंपैरेटिव। और इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या क्या बातें होती हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस में आपको देना होता है ऑर्डर, इंपैरेटिव सेंटेंस में आपको करना होता है रिक्वेस्ट, इंपैरेटिव सेंटेंस में हम करते हैं एडवाइस, है ना। और जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस का बनाना हो आपको एक्टिव से पैसिव, तो आप यू आर का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है मामला। उसके बाद ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टेड, एडवाइज है तो एडवाइज्ड की बात करते हैं। यहां पर यू आर फेस इज एम आर वॉज वर के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। यू शुड बी का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, अब यू आर से इस्तेमाल नहीं किया, अलग तरीके से बना दिया। लेट फेस बी डाउन, लेट फेस बी डाउन, लेट आर्म्स बी स्ट्रेच, स्ट्रेच वर्ब है, ये भी तरीका बी स्ट्रेच्ड। याद कीजिए बचपन में आप पढ़ते थे पोस्ट द लेटर, एक्टिव से पैसिव, पोस्ट द लेटर, और इसको कैसे सॉल्व कर दिया आपने? लेट द लेटर बी पोस्टेड, है ना, ध्यान रखेंगे तो वही वाला फॉर्मूला। नहीं तो ऐसे भी हो सकता था, लाई फेस डाउन यू आर स्ट्रेच्ड टू योर आर्म्स इन फ्रंट, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका प्रैक्टिस बैच है, जिसके बारे में कल से मैं आप सभी को बता रहा हूं। देखिए ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ही शानदार जबरदस्त बेहतरीन बैच है ये प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं सर बहुत सारी जगह ग्रामर वगैरह पढ़ लिया, लेकिन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाता तो बढ़िया रहता। ये ग्रामर वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस बैच है। अपकमिंग जो भी आपका एग्जाम होना है उस बैच के, उस एग्जाम के लिए ये बैच आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब ग्रामर में कैसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे? पहले टॉपिक वाइज जितने भी यूनिट है ग्रामर में, नाउन से लेके प्रेपोजिशन तक, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में। और प्रैक्टिस करते समय आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे आप कभी ग्रामर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। उसके बाद पिछले 5 साल में जितना भी एग्जाम हो रखा है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो रखा हो, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो रखा हो, हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चंस, चाहे आपको ग्रामेटिकल एरर से मिले, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिले, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हो, ग्रामर का जो भी क्वेश्चन है मिक्स्ड वर्जन में मिलेगा। बट पहले टॉपिक वाइज करेंगे, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद वोकैब में आइए, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजल वर्ब, जितना भी पिछले 5 साल में एग्जाम हो रखा है पूरे देश भर में, जो भी स्टेट है, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एसएससी का हो, हर एक का वोकैब आपको मिलेगा और भर भर के हम प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हो गए, हर एक टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, पैराजंबल का क्वेश्चन हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त बैच है, और इस बैच को प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। 16 सितंबर से शाम में 7 से 8 में ये बैच आपका स्टार्ट होगा। ये बैच ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी है। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं
सर आप ऑनलाइन स्टार्ट कर देते हो, ऑफलाइन करते नहीं हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन बैच जो हमारा है इसकी फी है 399 रुपीज, जो मिलेगा हमारा ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह वहां पे। और ऑफलाइन वालों के लिए ये फी थोड़ा सा बढ़ जाएगा 599 रुपीज। तो हर एक एग्जाम के लिए फॉर ऑल एग्जामिनेशंस ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन का, तो आप लोग जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है जैसा भी हो, तैयारी अगर बेहतर करनी है, सिलेक्शन चाहिए, इस बैच में आके मेरे साथ 16 सितंबर से जुड़ेंगे शाम को 7 से 8 में, और जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इस बैच में। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑफलाइन हमारा सेंटर है सैदपुर मोड़, भिकना पहाड़ी, पटना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन टैग में आइए, यू डिडंट प्ले टेनिस लास्ट वीक। अब डिडंट की बात कर रहे, नेगेटिव हो गया, स्टेटमेंट नेगेटिव है, टैग अफर्मेटिव होगा, तो डिड यू होना चाहिए। डिडंट यू या अरंट यू बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लिटरेरी टर्म्स डिवाइस द इमोशनल कंटेंट ऑफ अ वर्ड। जब इमोशनल आप होता है, इमोशनल कहने का मतलब उसका लॉजिक से, उसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। सर पहले है, हाँ प्रैक्टिस बैच तो लेना ही पड़ेगा ना प्रियंका, प्रैक्टिस बैच लेके प्रैक्टिस करना है ना, ध्यान रहे, बिल्कुल लेना है। चलिए, इमोशनल कंटेंट, और इमोशनल कहने का मतलब जहां लॉजिक का कोई भी लेना देना नहीं हो। तो भाई इमोशनल जहां बातें होती है वहां कोनोटेशन की बातें होती हैं, भावनात्मक रूप से कुछ सही लग गया कुछ गलत लग गया। डिनोटेशन में आप वहां पे लॉजिक की बात करेंगे, लॉजिक के साथ क्या सही है क्या गलत है। फिगरेटिव लैंग्वेज वही पोएटिक डिवाइस वगैरह होता है, तो यहां पे आप ए के साथ जाओगे, इमोशनल कंटेंट ऑफ अ वर्ड। 33 में आपका है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन दिस सेंटेंस। द ग्रुप सेंस स्वीटली। अब सेंस का एस और स्वीटली का एस, यानी कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, और कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा तो एलिट्रेशन हो जाएगा, मेटाफर और सिमिली कंपैरिजन। बट सिमिली जब कंपेयर करेंगे तो वहां पे एज और लाइक वर्ड चाहिए। ठीक है, चलो यहां आ जाओ। ये आपका ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। जो प्रैक्टिस बैच आ रहा है ना, भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, ये बोला गया। अब ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन में आइए। ऑप्शन आपका क्या है, फर्स्ट में आपका क्यू है, सेकंड में आपका एस है, और थर्ड में भी आपका क्यू है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री द एस्किमोज एंड रेड इंडियंस, हो सकता है आपका क्यू, और बी में एस है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री a few specimens of this aquatic animal। अब यहां पर कैसे जाओगे, एक बार चलो एक को पढ़ते हैं। Since the beginning of history the Eskimos and Red Indians, क्यू के बाद आर, by a very difficult method, बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट के बाद अपन को चाहिए वर्ब, तो क्यू के बाद आर नहीं होगा, एस को मान लो। Since the beginning of history a few specimens of these aquatic animals, उसके बाद क्यू है द एस्किमोज एंड रेड इंडियंस, कोई भी पेयर नहीं बन रहा। सी में आइए, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री क्यू द एस्किमोज एंड रेड इंडियंस, पी हैव वर्ब है, ये सब्जेक्ट। मैनेज टू कैच, क्यू पी एस, कैच अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वाटिक एनिमल्स एंड आर बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। करेक्ट आंसर सी फॉर कैनेडा। नहीं, टाइमिंग 7 से 8 में ही रहेगा, क्योंकि वही स्लॉट मेरा खाली है ना नित्य, तो खाली है। और ऑनलाइन तो आप कभी भी देख सकते हो, है ना, अगर उस टाइम में आप इंगेज हैं, बाद में ऐप पे क्लास रहेगा, वहां पे आप देख लेंगे। और जो डाउट हो जाएगा, मान लो आप लाइव देखोगे तो डाउट तभी पूछ लोगे, अगर डाउट रह गया तो नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वहां आके आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, तो कोई प्रॉब्लम वैसे होगी नहीं, लेकिन स्लॉट वही खाली है तो उसी टाइम में बैच देना पड़ेगा, अनाउंसमेंट हो चुका है। 35 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दे कुड नॉट एडमायर हिज ब्राइट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दे डिसलाइक हिम। अब देखिए बिकॉज ऑफ आप लिखे हैं, दो टर्म हमारे सामने आता है, एक आता है आपका बिकॉज, और एक वर्ड हो गया आपका बिकॉज ऑफ। देखिए बिकॉज ऑफ जो है ये हमारे प्रेपोजिशंस हो गए, और बिकॉज जो है ये हमारा कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन क्या करेगा सॉरी, दो क्लॉज को कनेक्ट करेगा, यानी एक क्लॉज इसका इधर होगा क्लॉज 1, फिर बीच में आपका ये कंजंक्शन आ गया, और फिर इधर होगा आपका क्लॉज 2। क्लॉज कहने का मतलब है यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा और यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आप क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करते,
या तो किसी वर्ड का इस्तेमाल करोगे या फ्रेज का इस्तेमाल करोगे। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब। तो जैसे ही आप बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे वहां पे क्लॉज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा बट बिना वर्ब के होगा। अब यहां पर दे कुड नॉट एडमायर हिज ब्राइट परफॉर्मेंस, दे डिसलाइक, अब डिसलाइक वर्ब हो गया, दे उसका सब्जेक्ट हो गया, यानी ये क्लॉज है और क्लॉज है तो कंजंक्शन चाहिए, बिकॉज ऑफ से काम नहीं चलेगा। बिकॉज ऑफ दे आर डिसलाइकिंग ऑफ नहीं, बिकॉज ऑफ दे आर डिसलाइक, देयर के साथ डिसलाइक, डिसलाइक वर्ब है और वर्ब एडजेक्टिव के साथ नहीं आएगा, देयर आपका एडजेक्टिव है। बिकॉज कंजंक्शन, दे सब्जेक्ट, डिसलाइक वर्ब, करेक्ट आंसर सी फॉर कनाडा, ध्यान रखेंगे। टाइम नहीं दिखता, ओके ओके ठीक है। आइए 36 की बात कर लें। मे आई कम, बचपन से बोलते हुए आए हैं मे यहां पे रिक्वेस्ट की बात कर रहा है और मे करता है फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल बोले तो ऑफिशियल, तो मे आई कम इन, मे आई कम विद नहीं, कम एट नहीं, मे आई कम इन, करेक्ट आंसर बी। 37 क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चंस, which part of a speech expresses a mild or sudden burst of emotion, examples are or no। सडन एक्सप्रेशन को बताने के लिए आपके पास क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी है ना, आउच। सडन एक्सप्रेशन आपका जो भी है उस सेंस में आप बात करते हैं, एडवर्ब नहीं, नाउन नहीं, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ये वाला, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है ना, विस्मयादि बोधक, करेक्ट आंसर सी फॉर कनाडा। 38 आइडेंटिफाई द फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, अभी वही पढ़ा रहे थे कि फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, क्लॉज आपका होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब बट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, और सेंटेंस होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब एंड गिव्स द कंप्लीट सेंस, ध्यान रखना है। आफ्टर अ गुड डे, आफ्टर अ गुड डे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसके साथ अपना कोई वर्ब नहीं, और वर्ब जब तक नहीं होगा तब तक क्लॉज या सेंटेंस नहीं होगा, तब तक ये फ्रेज ही कहलाएगा, करेक्ट आंसर हो गया अभी। 39 की बात करें, 39 में क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी आपका पंक्चुएशन का क्वेश्चन। माई अंट हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर, अब देखिए पंक्चुएशन, माई अंट इज अ डॉक्टर, मेरी आंटी एक डॉक्टर है बोला गया, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये जो बोला गया है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है या एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, और सब्जेक्ट कामा एडजेक्टिव लिखे या एडजेक्टिव फ्रेज लिखे या एडजेक्टिव क्लॉज लिखे, कामा का इस्तेमाल होगा और फिर यहां वर्ब का इस्तेमाल होता है, और फिर उसके बाद जो भी आप इस्तेमाल करेंगे इसको बोलते हैं पंक्चुएशन। ये जो कामा लगा है ना इसी को पंक्चुएशन बोला जाएगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप जो भी लिखोगे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलेगा, अगर सिंगल वर्ड है तो एडजेक्टिव, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसके साथ वर्ब भी है तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। तो यहां पर अगर बात करें हु लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है कौन, तो मेरी आंटी, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अंट के लिए इसको, इसीलिए इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, और चूंकि वर्ब है एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कामा होना चाहिए। माय अंट यहां पर कामा, हु लिव्स इन मुंबई यहां पे, और इज अ डॉक्टर, करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। सी में माय अंट हु लिव्स इन मुंबई यहां पर नहीं लगाया, रॉन्ग है, बी आपका आंसर माना जाएगा। 12:30 का क्लास 12:30 बजे, बिल्कुल 10 मिनट के बाद मुलाकात करेंगे हम, क्योंकि 12:30 तो हमें यही बच जाता है, 12:30 से ही टाइम है उस बैच का। आइए, क्योंकि अगर फटाफट कर दें तो 1 घंटे में भी डिस्कशन किया जा सकता है, बट वही होगा, इतना डिस्कशन इतना डिबेट ये नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं डीपली डिस्कशन हो, टाइम लगे तो लगे। आप लोग बताएं आपको ये अच्छा लग रहा है या फटाफट एबीसी करके निकल जाए वो अच्छा लगेगा, प्लीज डू द कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए 40 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन, भाई सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लो, कामा की नीड नहीं है। आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन, अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन सही है, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन यहां नहीं होना चाहिए, यहां कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स आपका नहीं चलेगा। चले, तो डीपली डिस्कशन चाहिए या ऊपर ऊपर करवा के निकल जाए वो चाहिए, बताओ फटाफट टकाटक। और ये बताइए आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।